गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, जिसके ऊपर आज करनी है कुछ बातें, विच इज अबाउट लोकपाल ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 10 years ऑफ स्टार्टअप इंडिया, कोकोनट रूट विल्ट डिसीज, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी अबाउट डुगोंग्स। तो वन बाय वन जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है अभी कंटेक्स्ट में। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ विच इज अवेलेबल इन ड्यूअल लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों में मिल जाएगी, ताकि फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स who are doing their preparation even in Gujarati medium, you can also download this PDF. चलिए तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट लोकपाल ऑफ इंडिया। और कंटेक्स्ट में अभी थोड़े बहुत टाइम से क्या है लोकपाल की रिगार्डिंग, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 16th January 2026, मार्किंग द डे द इंस्टीट्यूशन लीगली केम इनटू फोर्स इन 2014। 16 जनवरी को उसने अपना फाउंडेशन डे वहां पे ऑब्जर्व किया। 2014 के अंदर इसकी वहां पे शुरुआत हुई थी लोकपाल की। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो चुके उस बात को। एग्जैक्टली क्या होते हैं लोकपाल? देखिए, लोकपाल जो है उसका मेजर फंक्शन होता है कि कोई भी करप्शन नहीं करना चाहिए। तो एक एंटी करप्शन ब्यूरो टाइप की एक चीज लोकपाल, तो उसके बारे में एग्जैक्टली जानते हैं। लोकपाल जो है एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है एट यूनियन लेवल। उनका मेन काम क्या है? टू इंक्वायर इनटू एज वेल एज टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड पब्लिक फंक्शनरीज, इंक्लूडिंग दोज एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल एज वेल एज ब्यूरोक्रेटिक लेवल। इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर, और उनकी एग्जैक्टली शुरुआत हुई फ्रॉम 16th January 2014 से। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइडिया जो था वो 1963 में एक बार प्रपोज हुआ था। एंड द फर्स्ट एआरसी दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसने भी एक 2 tier मैकेनिज्म की वहां पे बात करी थी कि भैया सेंटर में एक लोकपाल होना चाहिए, स्टेट्स के अंदर लोकायुक्त तो होना चाहिए। उसके बाद बार बार बिल वहां पे आया। 1968 से 2011 के बीच बहुत सी बार बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सी बार वो वहां पे लैप्स भी हो गया। The act was finally passed in December 2013 and operationalized in January 2014, जो एक पब्लिक डिमांड को वहां पे फुलफिल कर रहा था। वी ऑल नो शायद कि अन्ना हजारे जी ने वहां पे एक बहुत बड़ा सी मूवमेंट एक चलाई, और एंड आफ्टर द एंड ऑफ दैट मूवमेंट फाइनली लोकपाल बिल जो है वो वहां पे पास हुआ। कंपोजिशन क्या होता है? तो वहां पे एक होता है चेयरपर्सन, जिसको अपने बोलते हैं लोकपाल, एंड अप टू 8 मेंबर्स उनके साथ होते हैं। It includes an equal balance of judicial as well as non-judicial members. सबकी अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर नॉर्मली कितने साल का होता है? तो नॉर्मली 5 साल या फिर 70 years ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले आता है वो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन मस्ट बी अ फॉर्मर सीजीआई और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Judicial members must be former Supreme Court judges और Chief Justice of the High Courts. Non-judicial members की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट उन्हें 25 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पब्लिक इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, लॉ और फाइनेंस। उनका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर से लेके यूनियन मिनिस्टर से लेके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ग्रुप ए बी सी डी, सारे लोगों के ऊपर वहां पे केसेस वगैरह जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। सो इट कवर्स ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट ऑल दोस पीपल, extends to the officials of PSUs, autonomous bodies, trust, societies, etc., etc. It also covers certain bodies receiving the foreign contributions beyond a specified limit or threshold. It receives complaints relating to the offense under Prevention of Corruption Act 1988.
orders primary inquiries through its inquiry wing or other authorized agencies. साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को वहां पे डायरेक्ट करते हैं, वहां पे सीबीआई की तरह अलग अलग एजेंसीज को अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे वो लोग इन्वॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज लिमिटेड सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर सीबीआई फॉर द केसेस रेफर्ड बाय इट. तो ये सारे के सारे उसके वहां पे अलग अलग फंक्शन, उनके पास उतनी अथॉरिटी है टू सर्च, सीजर एज वेल एज प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द एसेट्स एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. तो ये सारे के सारे अलग अलग पावर्स ऑफ लोकपाल, एंड दैट इज ऑल अबाउट लोकपाल. एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी बोल सकते हैं टू ग्रांट सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन इन द केस बिफोर इट, रिड्यूसिंग द प्रोसीजरल डिलेस. So that is all about लोकपाल, which is very important as of now. और recently अभी जब 16 जनवरी वहां पे पास हुई, तो बोल सकते हैं कि उसकी एक टाइप की लगभग 12 साल वहां पे कंप्लीट हुए हैं लोकपाल को, तो उसको वहां पे याद किया गया. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. जैसे लोकपाल है वैसा सीवीसी भी है, दोनों का काम कॉमन है. इसका भी काम वही है कि करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो. और रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है, श्री प्रवीण वशिष्ठ जो बिहार कैडर के 1991 बैच के आईपीएस है, उन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ये भी बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रही एक ऐसी बॉडी है जो इंटेग्रिटी और विजिलेंस के ऊपर वहां पे काम करती है. Mandated to promote integrity, transparency and accountability in PABAD, that is public administration, और करप्शन को प्रिवेंट करता है. 1964 के अंदर भारत सरकार के एक रेजोल्यूशन के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई. तब वो नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन 2003 के अंदर भारत सरकार ने सीवीसी एक्ट बना दिया और उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस वहां पे प्रोवाइड हुआ. तो एज ऑफ नाउ इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. 1962 से 64 के अंदर संथानम कमिटी वहां पे बनी थी, एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द संथानम कमिटी इसे बेसिकली वहां पे फ्रेम किया गया. इनिशियली फंक्शन विदाउट स्टैट्यूटरी बैकिंग, लेकिन 2003 के बाद उसे स्टैट्यूटरी वहां पे स्टेटस मिल चुका है. कंपोजिशन क्या है, तो वहां पे एक तो होते हैं मेन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और उनके साथ मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर. सो इट इज लाइक 1+2 बॉडी. सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और उनका टर्म पीरियड कितना है, आइदर 4 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर. दोनों में से जो भी पहले आ जाता है वो. सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय सेक्रेटरी विद द सपोर्टिंग ऑफिसर्स. चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग वहां पे है टू एग्जामिन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स. कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वहां पे है, हु एक्ट एज इंक्वायरी ऑफिसर्स. एक पूरा नेटवर्क वहां पे होता है इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, पीएसयू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज ऑल अबाउट सीवीसी, विच इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. फिर एक क्वेश्चन आता है उसके ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कि भैया कौन सी चीजों को सीवीसी कवर अप करता है. सो ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो इट कवर्स ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. It also includes senior officials of central public sector undertakings, public sector banks, RBI, NABARD, SIDBI, LIC, general insurance companies, etc., etc. साथ साथ it also exercise superintendence over CBI investigations related to the offenses under Prevention of Corruption Act, conducts preliminary inquiries on the complaints referred by Lokpal in respect of group ABCD officials. तो लोकपाल ने अगर ग्रुप ABCD ऑफिशियल के सामने आई कोई कंप्लेन को अगर वहां पे भेजा है तो उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करने का काम करते हैं सीवीसी. It supervises and coordinates the vigilance machinery across central government organization. It inquiries on causes, inquiry or investigation into corruption complaints within its jurisdiction. Tenders vigilance advice to the ministries, department as well as PSUs.
साथ साथ इट ऑल्सो रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन सबको वहां पे रिव्यूज वगैरह करते हैं। सीबीआई के अंदर जब सीनियर पोस्ट की अपॉइंटमेंट वगैरह होती है तो वहां पे भी वो लोग अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं इन द सीबीआई एज वेल एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी वगैरह। इट एक्ट्स एज एन अथॉरिटी फॉर कंप्लेंट्स अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर and protection of informers, that is PIDPI resolution, providing whistleblower protection। बहुत सी जगह पे जो लोग करप्शन के खिलाफ आवाज वहां पे लगाते हैं तो उनके साथ जो भी वायलेंस वगैरह होता है या फिर उनके साथ जो इनजस्टिस होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए वाला कानून है, टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर्स, तो उसके ऊपर भी ये वहां पे फोकस करता है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल स्टार्टअप डे। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस के ऊपर, अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस के लिए नेक्स्ट मंथ से नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत इन इंग्लिश, गुजराती एज वेल एज हिंदी मीडियम। एंड दैट्स व्हाई पीडी गुरुकुल इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन गुजरात कि जो आपको तीनों मीडियम में यूपीएससी लेवल पे प्रिपरेशन को करवाती है। और उसकी बैचेस वैसे इस मंथ भी शुरुआत हुई थी लेकिन वो अभी पैक हो चुकी है। सो फॉर द नेक्स्ट मंथ आप रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। आप इस नंबर के ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन द एडमिशन। तो अगर अभी तक आपने लाभ नहीं लिया है तो आज ही वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए, आज ही एनरोलमेंट करें, आज ही डेमोज लेक्चर्स को अटेंड करें और उसके बाद डिसीजन ले कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट 10 इयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। 2016 से हुई शुरुआत और 2026 में स्टार्टअप इंडिया के वहां पे 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं आपने न्यूज में बहुत ही ज्यादा सुना ही होगा। सो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है भारत सरकार का टू डेवलप द स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इकोसिस्टम, किसके रिगार्डिंग, फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वहां पे डीपीआईआईटी के अंडर में एक डेडिकेटेड स्टार्टअप इंडिया टीम जो है उसके थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया गया है। व्हाट इज डीपीआईआईटी? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 2016 में इसकी हुई शुरुआत। जॉब क्रिएशन इकोनॉमी के टुवर्ड्स इंडिया को शिफ्ट करने के लिए इसकी शुरुआत हुई, जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को एक स्टार्ट, एक सस्टेनेबिलिटी और एक स्केल वेंचर्स के थ्रू वहां पे वेंचर्स को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे हेल्प करते हैं। एक लाइफ साइकिल सपोर्ट वहां पे दिया जाता है, फ्रॉम आइडिएशन टू इंक्यूबेशन, फॉर फंडिंग, फॉर मेंटरशिप, स्केलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 19 point action plan framework to improve ease of doing business for startup and reduce the friction in the compliance। अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, इकोसिस्टम बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है ताकि इंक्यूबेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वहां पे सपोर्ट दिया जा सके। साथ साथ आईपीआर फैसिलिटेशन भी वहां पे बहुत ही ज्यादा सिंपल और फास्ट बनाया गया है फॉर पैटर्न्स एंड द रिलेटेड फीलिंग्स। कंपनी सेटअप को और ईज करने के लिए वहां पे रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि फास्टर एंट्री और एग्जिट मैकेनिज्म वहां पे हो सके। प्लस जितने भी रिस्क टेकिंग और इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टार्टअप्स हैं, उन्हें अर्ली स्टेज के अंदर जितने भी रिस्क है उनके सामने अलग अलग टैक्स और पॉलिसी सपोर्ट दिए जाते हैं ताकि उसके लिए वो वहां पे थोड़े से एनकरेज हो सके। फंडिंग बैकबोन वाया फंड्स फॉर स्टार्टअप ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस कॉर्पस विच इज मैनेज्ड बाय सिडबी, जिसे बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक रिस्क कैपिटल को वहां पे और एक्सपांड कर सके हम। एक पूरी डिजिटल इकोसिस्टम बनाई गई है थ्रू अ स्टार्टअप इंडिया पोर्टल फॉर डिस्कवरी, नेटवर्किंग एंड रिसोर्सेस
प्लस हेल्पलाइन एज वेल एज ईमेल सपोर्ट फॉर क्विक गाइडेंस। मेंटरशिप वगैरह वहां पे प्रोवाइड होती है थ्रू द प्लेटफॉर्म्स लाइक मार्ग, एंड इन्वेस्टर कनेक्ट इनिशिएटिव्स भी वहां पे है ताकि मेंटर्स और फंडर्स को वहां पे कनेक्ट किया जा सके। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टार्टअप इंडिया स्कीम। बाकी तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर आप उसकी सिग्निफिकेंस और वो सब आपको वहां पे पता चलेगा। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट कोकोनट रूट विल्ट डिसीज। अब क्या है ये डिसीज? तो देखिए, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के जो कोकोनट ग्रोइंग रीजन्स है वहां पे ये वाला डिसीज अभी रैपिडली स्प्रेड हुआ मिला है, विच इज नोन एज कोकोनट रूट विल्ट डिसीज, जिसने लैक्स ऑफ पाम ट्रीज को वहां पे लैक्स ऑफ पाम्स को वहां पे अफेक्ट किया हुआ है। एक बोल सकते हैं कि नॉन फेटल डिसीज है ऑफ कोकोनट विच इज कॉज्ड बाय पिटोप्लाज्मा लीडिंग टू क्रॉनिक डिक्लाइन एंड मेजर यील्ड लॉस। Infected palms often remain alive but become long-term inoculum source, enabling continued spread through the vectors. ओरिजिन इसका कहां पे हुआ? तो आज से लगभग 150 साल पहले एराटुपेटा विच इज इन केरला, वहां पे इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया और एंड इट हैज रिमेन्ड अ परसिस्टेंट एंडेमिक प्रॉब्लम। वो हमारी एक एंडेमिक प्रॉब्लम तरीके से परसिस्टेंटली वहां पे रहा ही है। Spread is vector borne and it is accelerated by continuous coconut belts, wind assisted vector movement as well as rising abiotic stress like temperature extremes, साथ साथ biotic stress like new sucking pest, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाइट फ्लाइज, जो पाम की सस्पेक्टिबिलिटी को वहां पे इंक्रीज करते हैं। Transmitted through sap sucking insects vectors, commonly cited vectors in the endemic areas include the Stephanitis typica and Protista moesta। मेन उनके सिम्टम्स क्या है? लीव्स जो है वो थोड़े से वीक हो जाता है, थोड़े से ड्रॉपी हो जाता है, धीरे धीरे येलोइश वहां पे होने की शुरुआत कर देते हैं, साथ साथ लीव्स जो है वो धीरे धीरे थोड़े से कर्ल हो जाते हैं और कप इनवर्ट टाइप के हो जाते हैं। पुअर फ्लावरिंग एंड नटफॉल एंड ट्री स्लोली वीकन्स। पूरा पेड़ जो है वो धीरे धीरे वहां पे वीक होता जाता है। उसका सॉल्यूशन या फिर मैनेजमेंट क्या है? Let's select and multiply the tolerant palms. Good field and crop management अब वहां पे कर सकते हैं। That removal of badly affected lower yielding palms to reduce the disease spread as well as to improve the soil health. तो या तो फिर आप ऐसे नए नए प्लांट्स, ऐसे नए नए पाम्स को वहां पे ऑल और स्प्रेड करें जो उसे टॉलरेट कर सके, या तो फिर जितने भी बैडली अफेक्टेड या फिर लो यील्डिंग पाम्स है उसको वहां से हटाए ताकि और स्प्रेड होने से आप उसको बचा सके। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज अबाउट ड्यूगोंग्स। और क्या है अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर? तो यूनियन गवर्नमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने तमिलनाडु को उनका जो इंटरनेशनल ड्यूगोंग कन्वेंशन सेंटर का जो डिजाइन थी उसे रिवाइज करने की बात करी है। और ये सेंटर कहां पे है? एट मनोरा विच इज इन थंजावुर। डुगोंग एग्जैक्टली होते क्या है? तो बहुत सी बार हमने करंट में आगे भी देखा हुआ है। एक बहुत ही जायंट दैट इज लार्ज स्लो मूविंग मराइन मैमल्स है which are commonly called as a sea cow that feeds exclusively on the sea grass। पूरे के पूरे वो सी ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस टोन स्पीसीज बोल सकते हैं? एक हेल्दी सी ग्रास मीडोज को मेंटेन करने में उनका रोल बहुत ही बढ़िया सा है। Normally they are found in warm shallow coastal waters of the Indo-Pacific oceans, lives mainly on the seagrass meadows, estuaries, lagoons as well as near shore areas। They are strictly marine and do not enter into fresh water। वो marine water के अंदर ही वहां पे होता है। IUCN status is vulnerable। एक बड़ी सी उनकी बॉडी होती है, grows up to 3 meters in the length and can weight for 400 kilos and more। और पूरे herbivorous grazers बोल सकते हैं that feeds almost continuously on seagrass। और it acts as an ecosystem engineer helping seagrass regenerate and supporting marine biodiversity।
It holds cultural significance for many coastal and indigenous communities and linked to ancient mermaid legends. So that is all about dugongs. That is all about our daily lecture. तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का रखेंगे. कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और करंट अफेयर्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे. लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का है. नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी चीजें वहां पे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच.